नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने कार्बोल मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। दोस्तों आज की वीडियोस में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 जिसे हम कहते हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है जिसमें इस यूनिट को अपन कवर करेंगे। अगर हम बात करें राजस्थान हाईकोर्ट के सिलेबस को लेके तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उस सिलेबस का मैंने फोटोज़ लिया है जिसके अंदर अपन बात करेंगे बी नंबर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिट्राइवल यूनिट्स के बारे में। इसके अंदर पहला टॉपिक हमारे पास में यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जिसके अंदर स्ट्रक्चर एट्रीब्यूट्स, साथ ही नेक्स्ट टॉपिक मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को लेके। उसके बाद में डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट हैं। उसके बाद में यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट इज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी हमारे पास में जो क्लासिफिकेशन की स्कीम में जो भिन्न भिन्न प्रकार की मैपिंग की जाती है, जैसे सीसी है, डीडीसी है, यूडीसी है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। कंप्लीट ये मैं आपको यहाँ पे नोट्स के माध्यम से ये रीड आउट करूँगा जिसमें काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स मेरे द्वारा ये नोट्स बनाए गए हैं। इसके अंदर आपको सभी जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएंगे, सभी पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स में है जो कि आपको एग्ज़ाम में जाते समय आपको इनका रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में बात करते हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को लेके। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे नॉलेज के बारे में, यानी कि ज्ञान जगत के बारे में। हिंदी में इसको ज्ञान जगत यहाँ पे कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास में अगर हम बात करें एक मानव प्रजाति की जिसके अंदर नए नए विचार उत्पन्न होते हैं और नए नए विचारों को अगर हम बात करें तो उन विचारों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे हमारे पास में ज्ञान बनता है। और उस ज्ञान को अगर हम किसी भी व्यवस्थित और संगठित रूप में रिप्रेजेंट करें, प्रदर्शित करें, तो उसे हम यहाँ पे कोई ना कोई विषय यहाँ पे कहते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स को लेके तो फिजिक्स के कुछ यहाँ पे टॉपिक्स को उठाएंगे और उन टॉपिक्स को आपस में जोड़ेंगे और उनको व्यवस्थित रूप में करेंगे और उनको संगठित रूप में अगर हम बोलेंगे तो हम कहेंगे कि ये फिजिक्स विषय है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स विषय कोई एक यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक से बना है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी टॉपिक्स हैं, काफ़ी ब्रांच हैं और काफ़ी चीज़ें इसमें जो समराइज़ की गई हैं जिससे यहाँ पे एक विषय जो है वो यहाँ पे बना है। इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं जो विषय होता है वो बेसिकली विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे विचारों से, छोटे छोटे ज्ञान से और उसके व्यवस्थित और संगठित रूप से बनाया जाता है जिसे अपन विषय कहते हैं। विषय के बारे में थोड़ी जानकारी और लें, जिसमें ज्ञान के किसी अंश का समान असमान श्रेणी में क्रमबद्ध और तर्कसंगत रूप में प्रदर्शित करना ही यहाँ पे विषय कहलाता है। एक्चुअली विषय जो होता है वो कभी भी ज्ञान के बराबर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कितना जो हमारे पास में ज्ञान है उतने ही हमारे विषय बन जाएंगे। ज्ञान के संगठित रूप को यहाँ पे विषय कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट हेडिंग की बात करें, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति के समझ में आ सकने वाले विचारों को सुसंगत रूप में यहाँ पे रख देना, यानी कि रिप्रेजेंट कर देना ही यहाँ पे विषय कहलाता है। यहाँ पे हमारे पास में एक छोटा स्टेटमेंट दिया जिसमें श्री रंगनाथन का कहना है कि विषय विचारों का एक संगठित व सुव्यवस्थित समूह होता है। बेसिकली जो रंगनाथन है उनके द्वारा विषय को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग यहाँ पे हमारे पास में मूल विषय जिसे अपन बेसिक सब्जेक्ट कहते हैं। सेकंड इन्होंने कहा है कि यौगिक विषय जिसे अपन कंपाउंड सब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है वो जटिल यानी कि मिश्रित विषय यानी कि कॉम्प्लेक्स विषय, यानी कि 3 भागों में श्री रंगनाथन के द्वारा मूल विषय, यौगिक विषय, जटिल विषय के रूप में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल विषय को लेके। मूल विषय की हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारे पास कोई फिजिक्स विषय है, यानी कि हमारे पास केमिस्ट्री विषय है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो ये विषय आप देख पा रहे हैं तो ये बेसिक विषय हैं। इसमें किसी प्रकार का अन्य विषय को जोड़ के यहाँ पे नहीं बनाया गया है, क्योंकि ये जो विषय हैं वो हमारे केवल मूलभूत विषय है जिसके अवयव के रूप में कोई भी एकल यानी कि आइसोलेट्स प्रेजेंट नहीं हो। यानी कि ये जो विषय हैं अपने आप में ही एक सर्वश्रेष्ठ हैं। इसमें किसी भी प्रकार के अन्य विषयों को जोड़ के यहाँ पे जो विषय है उसका निर्माण नहीं किया गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि कोई भी किसी भी प्रकार के जो आइडियाज़ हैं उसको नहीं जोड़ा जाता है किसी भी विषय में, और बेसिक विषय जो रहता है वही यहाँ पे आगे मूलभूत इकाइयों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उसे अपन यहाँ पे बेसिक विषय, साधारण विषय कहते हैं। बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स इत्यादि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो हैं एग्जाम्पल्स हैं बेसिक विषय के। आगे हम बात करें बेसिक विषय को लेके, जिसको अपन ने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग यहाँ पे मूल विषय, मुख्य मूल विषय है, जिसे हम वापस से 5 भागों में बांटा है, जिसमें परंपरागत, अपरंपरागत, आश्रित, आंशिक समावेशन, विषय समूह है। उसके बाद में हमारे पास में सेकंड है इसी का गैर मुख्य मूल विषय। इसको अपन ने वापस 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रमाणिक वर्ग, विशिष्ट घटक, प्रमाणिक घटक, पर्यावरणीय मूल विषय। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि मूल विषय को हमने वापस से 2 भागों में बांटा, जिसमें मूल विषय यानी कि मुख्य मूल विषय, गैर मुख्य मूल विषय।
मुख्य मूल विषय जो है उसको वापस से अपने 5 भागों में बांटा। उसके बाद में गैर मुख्य विषय जो है उसको अपन ने वापस से 4 भागों में बांटा है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट संयुक्त यौगिक विषय के बारे में अपन बात करें, जिसे अपन कंपाउंड सब्जेक्ट भी कहते हैं। बेसिकली इसमें हम देखते हैं कि एक जो है हमारे पास में बेसिक विषय होता है, उसके पास में किसी भी अन्य आइडियाज़ को या फिर आइसोलेट्स को जोड़ दिया जाता है, तो उस प्रकार से जो विषय बनता है उसे अपन यहाँ पे कंपाउंड या फिर संयुक्त या फिर अपन यौगिक विशेषों को कहते हैं। बेसिकली एक या अधिक आइसोलेट्स के साथ में एक मूल विषय को यहाँ पे बनाया जाता है। साथ ही जिन विषयों के में मूलभूत विषय के साथ साथ एक अथवा एक से अधिक आइसोलेट्स भी जुड़ जाएं, उसे अपन यहाँ पे संयुक्त विषय कहते हैं। अगर एग्जाम्पल्स को लेकर हम बात करें, जैसे आप देख पा रहे हैं मूल विषय, जिसमें शिक्षा अपने आप में एक मूल विषय है। अगर शिक्षा में अपन प्रौढ़ जोड़ दें तो इस प्रकार से प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि इसमें मूल विषय तो जो रहेगा वो शिक्षा रहेगा और आइसोलेट जो है वो आपके पास में प्रौढ़ है। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल्स की ओर अपन लेके चलते हैं, जिसमें साहित्य है। यहाँ पे अगर साहित्य विषय में अगर आप लोग अंग्रेजी को जोड़ दें तो इस प्रकार से अंग्रेजी साहित्य बन जाता है, लेकिन इसमें जो मूल विषय है वो साहित्य है। उसके बाद में मनोविज्ञान की हम बात करें, जो कि अपने आप में मूल विषय है, उसके अंदर अगर अपन बाल को जोड़ दें तो इस प्रकार से बाल मनोविज्ञान बन जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किसी भी बेसिक विषय में अगर कोई आइसोलेट का जुड़ जाना, ये अपने आप में यौगिक विषय कहलाता है। अगर कुछ एग्जाम्पल्स की ओर लेके मैं आगे और लेके चलूँ आपको, तो आप देख पा रहे हैं एग्रीकल्चर ऑफ राइस को लेके, जिसमें एग्रीकल्चर अपने आप में बेसिक विषय है, क्योंकि कृषि जो है वो अपने आप में एक मुख्य विषय होता है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट को लेके, जिसमें एग्रीकल्चर भी यहाँ पे अपने आप में एक बेसिक विषय है। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर इन इंडिया को लेके, जिसमें भी एग्रीकल्चर अपने आप में एक मुख्य विषय है। इसी प्रकार से वेव मशीन्स ऑफ लाइट की बात करें, जो कि वेव मशीन जो है वो अपने आप में एक बेसिक विषय है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो एग्जांपल्स हैं वो हमने जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखे हैं। आगे हम बात करें कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को लेकर, जिसमें जटिल विषय इसको हिंदी में कहते हैं। बेसिकली दो या दो से अधिक विषयों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, जिसे अपन इंटर रिलेशंस भी कहते हैं विषयों का, यानी दो विषय को आपस में जोड़ रहे हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स और केमिस्ट्री को जोड़ दें, या फिर अपन कहें कि बायोलॉजी और बॉटनी को जोड़ दें, या फिर अपन यहाँ कहें कि जीव विज्ञान को रसायन विज्ञान से जोड़ दें, तो जैव रसायन नए विषय बन जाता है। तो वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स विषय होगा। बेसिकली दो विषय को आपस में जब जोड़ते हैं, जैसे अगर अपन बात करें जीव विज्ञान को रसायन विज्ञान में अगर जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के जो प्रवृत्ति है वो नष्ट हो जाती है और एक नया विषय बन के हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे पास में नया विषय बन जाता है। उसके बाद में हम बात करें भूगोल राजनीति से जोड़ दें तो ये भू राजनीतिक बन जाता है। इसी प्रकार से खगोल को अगर रसायन विज्ञान से जोड़ दिया जाए तो ये खगोल रसायन बन जाता है। तो इस प्रकार से दो मूल विषयों को आपस में जोड़ा जाए तो उसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट कहते हैं। अगर एक विषय में आइसोलेट्स को जोड़ा जाए तो उसे अपन यहाँ पे जो है संयुक्त विषय कहते हैं। अगर हम किसी भी मूल विषय में किसी प्रकार के भी यहाँ पे एकल को या फिर आइसोलेट्स को नहीं जोड़े तो उसे हम बेसिक विषय कहते हैं। ठीक है, गैर मुख्य जो मूल विषय है उसके बारे में अगर थोड़ी और जानकारी ले तो प्रमाणिक वर्ग जो है बेसिकली विषय का विभाजन, यानी कि सीधे रूप से मुख्य विषय का विभाजन करना यहाँ पे कहलाता है। जिसे गणित को अपन ने विभाजन करेंगे तो इसमें अंकगणित, बीजगणित इस पर इत्यादि है। इसी प्रकार से रसायन विज्ञान को अगर हम और विभाजित करें, जैसे कार्बनिक अकार्बनिक रसायन है। उसके बाद में विशिष्ट घटक को लेकर हम बात करें जिसमें ड्रा फार्मिंग है, स्मॉल स्केल इकोनॉमिक्स है। इस प्रकार से प्रणाली घटक की बात करें जिसमें होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पर्यावरणीय घटक की लेके हम बात करें जिसमें रेगिस्तान वनस्पति के विज्ञान है, समुद्री वनस्पति विज्ञान है इत्यादि इस पे है। तो ये हमारे पास में टॉपिक्स था जिसमें फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को लेकर अपन ने बात करी। आगे हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को लेकर, जिसमें ज्ञान जगत की संरचना। बेसिकली अगर हम बात करें विचार जगत का बढ़ना, विषय जगत का भी बढ़ना अपने आप में एक जो है अनुपातिक उनमें संबंध है। अगर आप जब भी आपके विचार से जो है वो बढ़ेंगे तो वैसे वैसे यहाँ पे विषय भी बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ज्ञान जगत का समान विचारों वाले अवयवों में विभाजित हो जाना विषय जगत कहलाता है। बेसिकली विषय जगत की संरचना 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसमें हम बात कर रहे हैं डायकोटोमी, उसके बाद में डायकोटोमी, उसके बाद में डेकाटोमी और पॉलीकोटोमी। इस प्रकार से आप कह सकते हो द्विविभाजन, 10 विभाजन, बहुविभाजन। तो इस प्रकार से विषय जगत की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया, जिसमें द्विविभाजन, 10 विभाजन और बहुविभाजन। तो पहला हम बात करते हैं द्विविभाजन, जिसमें भी
कभी भी किसी भी जो हमारे पास में विषय है उसको दो समान भागों में विभाजित किया जाता है। हालांकि इसको बाइनरी क्लासिफिकेशन मेथड भी कहते हैं। बेसिकली विषय को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित कर देना ही यहाँ पे अपने आप में द्विविभाजन कहलाता है। अगर हम बात करें बायोलॉजी को जूलॉजी बॉटनी में बांट दें, अगर आगे हम बॉटनी को भी फ्लोरिंग उसके बाद नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स में बांट दें, तो इस प्रकार से जब किसी भी विषय का दो मूलभूत प्रणालियों में उसका विभाजन कर देना ही यहाँ पे अपने आप में द्विविभाजन कहलाता है। स्केल ऑफ बीइंग की हम बात करें, इसका संबंध डायकोटोमी से है। पॉर्फिरी का वृक्ष यानी ट्री ऑफ पॉर्फिरी जो है उसका संबंध बोथियस ने सर्वश्रेष्ठ माना है। साथ ही इम्यूनल कांट है, इन्होंने कहा कि विषय के संपूर्ण ब्रह्मांड में की एक द्विविभाजन तस्वीर यहाँ पे दी। अगर आपसे पूछे कि संपूर्ण ब्रह्मांड की एक द्विविभाजन तस्वीर किसके द्वारा दी गई थी, तो इम्यूनल कांट के द्वारा ये जो है दी गई थी। पॉर्फिरी यानी ट्री ऑफ पॉर्फिरी जो है वो बोथियस ने सर्वश्रेष्ठ इसको माना है। स्केल ऑफ बीइंग का संबंध यहाँ पे डायकोटोमी से है। डायकोटोमी की हम बात करें जिसमें 10 विभाजन, यानी कब जब भी किसी भी विषय को अगर हम बांटते हैं तो हम कह सकते हो कि 10 से उसके बाद वापस से इसको 10 भागों में बांटते हैं, फिर वापस से इसको 10 भागों में बांटते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो किसी विषय को आपस में 10 भागों में विभाजन करना। जैसे एग्जाम्पल डीडीसी, यूडीसी, हालांकि इसका जो खोज है वो मेलविल डेवी के द्वारा किया गया था। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पॉलीकोटोमी का मतलब हुआ अनेक भागों में विभाजन करना किसी विषय का। 1891 में सीए कटर के द्वारा अपनी जो बुक्स है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशंस उसके अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इसके एग्जांपल्स की बात करें जिसमें सीसी, एलसीसी, ईसी यानी कि कॉलन क्लासिफिकेशन, उसके बाद में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, उसके बाद में एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन इसके एग्जांपल्स हैं। लाइब्रेरी के 5 विधेय या फिर पॉर्फिरी का वृक्ष इसके कुछ इससे संबंध हैं। आगे हम बात करें लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में जो 5 प्रेडिकेबल्स हैं यानी कि 5 विधेय हैं। बेसिकली इनको हम जानते हैं जीनस, स्पीसीज, डिफरेंसेस, प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट यानी कि जाति, प्रजाति, अंतर, संपत्ति, दुर्घटना का संबंध जो है वो हमारे पास में 5 प्रेडिक्ट से है, जो कि पॉलीकोटोमी से समान ये संबंध रखता है। सबसे पहले इसकी व्याख्या जो है पॉर्फिरी के द्वारा की गई थी। बेसिकली लॉजिकल टर्म्स और नोटेशंस की एक श्रृंखला यहाँ पे जो है वो इसमें दी जाती है। 5 प्रेडिकेबल्स जो है वो एक घटनाओं से संबंधित है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये जाति, प्रजाति, अंतर, संपत्ति, दुर्घटना इत्यादि से संबंधित है। डायकोटोमी की बात करें जिसका यहाँ पे जो है इम्यूनल कांट के द्वारा दिया गया। ट्राइकोटोमी की बात करें जिसमें हेगल के द्वारा दी गई। डेकाटोमी की बात करें मेलविल डेवी के द्वारा दिया गया। ट्राइविया की बात करें फ्रांसिस बेकन के द्वारा दी गई। पॉलीकोटोमी की बात करें जिसमें श्री रंगनाथन के द्वारा दिया गया। उसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें जिसमें लिटरली वारंट जो प्रिंसिपल है वो E.W. होल्मे के द्वारा दिया गया। इसके बाद अल्टरनेटिव लोकेशंस की बात करें जो कि H.E. ब्लिस के द्वारा दिया गया। सेमिनल निमोनिक जो है वो श्री रंगनाथन के द्वारा दिया गया। डेसिमल फ्रैक्शन नोटेशन जो है वो एमडी यानी कि मेलविल डेवी के द्वारा दिया गया। वन पैलेस थ्योरी जो है वो जेडी ब्राउन के द्वारा दी गई। आगे हम बात करें एट्रीब्यूट्स ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को लेके, ज्ञान जगत की विशेषताओं को लेके हम बात करें जिसमें विचार और उसके बाद ज्ञान और उसके बाद विषय का निर्माण यहाँ पे होना एक के श्रृंखला है। सबसे पहले हम बात करें तो मानव जो है काफ़ी श्रेष्ठ सत्य, बुद्धि, चेतना, सिद्धांत आदि का संगम इसमें मिलता है और किसी भी विषय को सीखने के लिए, किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए काफ़ी जिज्ञासु भी होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो नित्य नए विचारों का उत्पन्न, मानवीय विचारों को समग्र रूप से रिप्रेजेंट करना यहाँ पे ज्ञान कहलाता है। यानी ज्ञान का मतलब ये होता है कि जब मानव के मन में किसी प्रकार के विचार होते हैं तो इन विचारों का समग्र रूप में रिप्रेजेंट करना ही यहाँ पे अपने आप में ज्ञान कहलाता है। बेसिकली हम बात करें तो ये ज्ञान जो है सुव्यवस्थित साथ ही संगठित रूप या होता है जिसे अपन विषय भी कहते हैं, जो कि अपन ने पहले बात कर ली। ज्ञान जगत की विशेषताओं को लेकर बात करें, बेसिकली इसको 3 भागों में बांटा गया है। अगर कभी मनुष्य किसी प्रकृति से संबंध रखता है तो वो प्राकृतिक विज्ञान कहलाता है। अगर कोई मनुष्य से संबंध रखता है तो उसे मानविकी जो जगत कहते हैं। अगर कोई मनुष्य किसी समाज से संबंध रखता है तो उसे सामाजिक विज्ञान यहाँ पे कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो 3 पॉइंट्स जो हैं ज्ञान जगत के 3 भागों में बांटा, ये अलग अलग है। विचार जगत की बात करें, जो विचार जगत है जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका विषय जगत भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से मनुष्य अपने अनुभव से काफ़ी चीज़ें बौद्धिक प्राणी होने के कारण ये चीज़ को सीख पाता है।
मनुष्य अपने अंदर अपने ज्ञान को अर्जन करता है, साथ ही अपनी तर्क शक्ति का यूज़ करते हुए उसको संगठित और व्यवस्थित रूप में करके उसका एक विषय बनाता है। साथ ही इसकी 3 विशेषताओं की बात करें जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। पहली, दीर्घायु यानी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे मनुष्य जाति जो है वो जीवित रह पाती है। साथ ही समाज में एक परिवार के रूप में 3 पीढ़ियों तक भी यहाँ पे वो अपना स्थायित्व रख पाती है। साथ ही किसी भी तर्क के साथ ही विश्लेषण की क्षमता यहाँ पे उसमें पाई जाती है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट है शिक्षक का संबंध बेसिकली किसी मात्र विशिष्ट क्षेत्र से होता है, लेकिन पुस्तकालय अध्यक्ष की बात करें इसका संबंध संपूर्ण ज्ञान जगत से होता है, इसीलिए इसको ज्ञान जगत का ज्ञाता भी कहा गया पुस्तकालय अध्यक्ष को। आगे हम बात करें कुछ विशेषताओं को लेके। अगर हम पहली विशेषता की बात करें ज्ञान जगत की, जिसमें गतिशील यानी कि ज्ञान जो है वो काफ़ी गतिशील अवस्था में है, कभी भी अपनी एक स्थिर अवस्था में नहीं होता। ज्ञान जगत अंतहीन होता है, ज्ञान जगत निरंतर होता है, ज्ञान जगत मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी होता है। साथ ही ज्ञान जो है वो संबद्धता, सुसंगतता होता है, स्वाधीनता यानी इंडिपेंडेंस होता है। साथ ही यहाँ पे प्रोग्रेसिव सेग्रेशन यानी कि प्रगतिशील पृथक्करण होता है, प्रगतिशील व्यवस्थापन भी होता है, समवर्ती पृथक्करण और व्यवस्थापन होता है, विघटन और सम्मिलन यानी कि फ्यूजन और फ्यूजन प्रकार के यहाँ पे जो है इसकी कुछ विशेषता बताई गई हैं ज्ञान जगत की। ये चीज़ आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि एग्जाम्स में आपको इन विशेषताओं से 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेन चैम्बर्स की बात करें, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में श्री रंगनाथन के द्वारा दिया गया था। नील मैगनन के अनुसार हम बात करें जो कि संपूर्ण ज्ञान जगत को एक तंत्र के रूप में इन्होंने माना। अंग्रेजी दार्शनिक फ्रांसिस बेकन की हम बात करें जो कि 1561 से लेके 1626 के बीच में इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने ज्ञान शक्ति स्टेटमेंट दिया कि ज्ञान ही यहाँ पे शक्ति है। श्री रंगनाथन के द्वारा 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के MLIS के पाठ्यक्रम में विषय जगत की संरचना विकास के नाम पे एक पेपर का आरंभ किया। आगे हम बात करें श्री रंगनाथन की जो प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो कि 1937 में ये पुस्तक जो है इसका पब्लिकेशन किया गया था। इसमें उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। साथ ही श्री रंगनाथन की बात करें, ज्ञान में विचारों का ब्रह्मांड शामिल होता है, इनके द्वारा कहा गया है। श्री रंगनाथन ने कहा कि विषय जगत की अवधारणा का प्रतिपादन भी यहाँ पे श्री रंगनाथन के द्वारा किया गया था। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से विचार से ज्ञान बना और ज्ञान से विषय बना। तो इस प्रकार से हमारे पास में विषय जो है ज्ञान जगत का आविष्कार हुआ, खोज हुई। आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को लेके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है विषय निर्माण की विधियों को लेके। ये टॉपिक्स अगर आप देखें तो यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन आपको किसी भी एग्जाम्पल्स के रूप में या फिर किसी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में या फिर आप कह सकते हो कोई भी जो मैचिंग वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसके रूप में आपको ये यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। विषयों का निर्माण निरंतर यहाँ पे हो रहा है, जिस प्रकार से निर्माण जो है विभिन्न विषय निर्माण विधियाँ के द्वारा सरल यौगिक जटिल विषयों का निर्माण भी यहाँ पे किया जाता है। अगर हम बात करें इंटर सब्जेक्ट यानी कि अंतर विषयों के शोध के परिणाम स्वरूप नवीन विषयों की रचना होती है। सबसे पहले श्री रंगनाथन ने 1950 में 4 विषय निर्माण विधियों का उल्लेख जो है PLC यानी कि प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में इस बुक्स में इनके द्वारा दी गई। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि श्री रंगनाथन के द्वारा 1950 में 4 जो विषय निर्माण विधियां हैं वो दी गई थी, जो कि प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बुक्स में 1937 में दी गई थी। इनके द्वारा जो पहला यहाँ पे जो विषय है, जो विषय निर्माण की विधि है वो है लूज असेंबलेजेस यानी कि स्थिर संग्रहण। दूसरी विधि जो है वो लेमिनेशन, नेक्स्ट डाइसेक्शन और उसके बाद में डेन्यूडेशन यानी कि विच्छेदन, अनाच्छादन। इसकी जो हैं ये 4 जो टेक्निक्स हैं, 4 जो है विधि हैं, जिसमें लूज असेंबलेज, उसके बाद में लैमिनेशन, डाइसेक्शन, डेन्यूडेशन, ये 3 प्रकार की जो टेक्निक्स हैं वो आपके पास में श्री रंगनाथन के द्वारा 1950 में जो विषय निर्माण की विधियां हैं इसके रूप में रिप्रेजेंट की। अगर हम बात करें PLC यानी कि प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस के जो संस्करण है उसके बारे में, सबसे पहले जो है 1937 में पब्लिश किया गया। सेकंड इसका जो संस्करण है वो 1957 में है और तीसरा संस्करण जो है वो 1967 में है। उसके बाद में हम बात करें 1960 में पुनः यहाँ पे 2 अन्य विषय जो है दो अन्य जो है विषय बनाने की विधियों का भी निर्माण किया गया, जिसमें पहली विधि है डिस्टिलेशन, उसके बाद में है फ्यूजन यानी कि आशवन और विलियन
दो विधियाँ जो हैं वो 1960 में जो है इनका प्रतिपादन किया गया। 1973 में DRTC यानी कि डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा इसमें जो है नील मैग्नन नामक वैज्ञानिक जो थे इनके द्वारा जो कार्यरत थे, इन्होंने संशोधन किया, जो कि डिस्टिलेशन और फ्यूज़न जो विधियां हैं उसके अंदर इन्होंने यहाँ पे संशोधन किया और इसमें कुछ अपडेट्स को लेके और कुछ वैज्ञानिक आधार को लेके काफ़ी प्रकार के परिवर्तन भी जो है नील मैग्नन के द्वारा DRTC जो कि बेंगलुरु में स्थित है 1973 में इसके अंदर कुछ संशोधन के द्वारा किया गया। अगर प्रेजेंट की बात करें तो 12 विधियां हैं जिसमें नए विषय निर्माण में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं 12 मेथड्स को लेके, 12 विधियों को लेके। सबसे पहली विधि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। पहली विधि है विखंडन जिसे फिजन कहते हैं। दूसरी है विच्छेदन जिसे डाइसेक्शन कहते हैं। अनाच्छादन जिसमें डेन्यूडेशन कहते हैं। पटलीकरण जिसे लैमिनेशन कहते हैं। पटलीकरण सेकंड जिसे अपने पास में लैमिनेशन कहते हैं। उसके बाद शिथिल संग्रहण यानी कि लूज असेंबलेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसे अपन 3 भागों में बांटा लूज असेंबलेजेस को। उसके बाद में विलयकरण यानी फ्यूजन, आश्वन डिस्टिलेशन, संचय एग्लोमिनेशन और लास्ट हमारे पास में है समूहन यानी कि क्लस्टर। तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर फ्यूजन, डाइसेक्शन, डेन्यूडेशन और हमारे पास में नेक्स्ट फ्यूजन, डिस्टिलेशन, एग्लोमरेशंस और क्लस्टर जो है बेसिकली मूल विषय हैं। तो इस प्रकार से मूल विषय जो है उसको 7 भागों में बांटा और 2 विषय जो है वो यहाँ पे लैमिनेशन है जिसमें लैमिनेशन फर्स्ट और लैमिनेशन सेकंड, और 3 जो है लूज असेंबलेजेस हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको जटिल विषय के रूप में जाना जाता है। और यौगिक विषय जो है वो लैमिनेशन फर्स्ट और सेकंड को यौगिक विषय के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में 12 टेक्निक्स थी जिसमें मूल विषय यानी कि विषय का किस प्रकार से निर्माण होगा उसका यहाँ पे इसमें आकलन किया जाता है। सबसे पहली विधि विखंडन विधि है जिसे अपन फिजन कहते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान जगत का प्राथमिक गौण विषयों में विभाजन करना यानी कि किसी भी बड़े विषय को समान 2 भागों में बांट देना ही यहाँ पे विखंडन कहलाता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो श्री रंगनाथन के द्वारा कहा गया कि जब कोई एकल मूल विषय जब वह उप विभागों में इसको विखंडित कर दे यानी कि किसी भी एक भाग को या फिर एक विषय को विखंडित रूप में समान भागों में बांट दे तो उसे अपन यहाँ पे विखंडन विधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, दर्शन शास्त्र अपने आप में एक विषय है, इसको अपन ने तर्कशास्त्र, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र इत्यादि भागों में बांट दिया तो इसे अपन क्या कह रहे हैं, विखंडन कहते हैं। विखंडन कभी भी ये जरूरी नहीं होता कि 2 ही भागों में बढ़ता है, उसे अपन 2 या 2 से अधिक भागों में भी समान रूप से उसको विभाजन किया जा सकता है। उसके बाद बात करें विषय को, अगर आप किसी भी विषय को अगर आप वापस से विषय में बांटना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि वो विषय उसके अनुरूप यहाँ पे समान रूप से विघटित होने चाहिए। एक मूल विषय जो है विखंडन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही विभाजन द्वारा सम विभाग या फिर उप विभाग भी प्राप्त होते हैं जिसमें डाइसेक्शन, डेन्यूडेशन यानी कि विच्छेदन और अनाच्छादन भी यहाँ पे विखंडन विधि से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विच्छेदन विधि, जिसमें जब किसी मूल या फिर मुख्य मूल विषय जो है उसके एकल को समकक्ष श्रेणी में विभक्त किया जाता है। जैसे बायोलॉजी को 2 भागों में बांटा मैंने समान रूप से, बॉटनी और जूलॉजी, इससे अपन डाइसेक्शन कहते हैं यानी कि समान रूप से एक विषय को 2 भागों में बांट देना। जिसे फिलॉसफी है जिसमें लॉजिक, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, तो इसको अपन ने समान भागों में बांटा। अनाच्छादन की बात करें जिसमें एक एकल को परत दर परत विभक्त किया जाता है यानी कि लेयर बाय लेयर जिसको विभक्त किया जाता है उसे अपन डेन्यूडेशन यानी कि अनाच्छादन कहते हैं। बेसिकली इसमें विषय का विस्तार कम होता है लेकिन उसकी गहनता, उसकी वर्दी, उसके जो कंसंट्रेशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हो विश्व, एशिया, भारत, राजस्थान, जयपुर, और जयपुर के अंदर चौमू, और चौमू के अंदर कोई तहसील होगी, और तहसील के अंदर कोई गांव होगा, और गांव के अंदर कोई ढाणी होगी, और ढाणी के अंदर कोई बाड़ा होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को परत दर परत बांट सकते हो, लेयर बाय लेयर, उसको अपन डेन्यूडेशन कहते हैं। विलयकरण की बात करें जिसमें फ्यूजन होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक भागों को जोड़ के यानी कि 2 या 2 से अधिक विषयों को जोड़ के एक नया विषय का यहाँ पे निर्माण करते हैं। जैसे जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान को जोड़ के हमने जैव विज्ञान का निर्माण किया, ज्योतिष और भौतिकी को जोड़ के खगोल भौतिकी का विकास किया। जैसे एग्जाम्पल्स बायोफिजिक्स, जियोफिजिक्स, एस्ट्रो केमिस्ट्री, इकोमेट्रिक्स। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। डिस्टिलेशन की बात करें जिसमें आश्वन है, जिसमें किसी मिश्रण का शुद्धिकरण इस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। इस टेक्निक से हम शुद्ध विषय का प्राप्त करना सुनिश्चित करते हैं।
क्योंकि यही एक ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें अपन विषय का जो शुद्धिकरण है बिल्कुल पूर्णतः यहाँ पे कर पाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स को लेके अपन बात करें, जैसे मैनेजमेंट साइंस, रिसर्च मैथडोलॉजी, साथ ही स्टैटिक्स एनालिसिस, ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आप इसको याद करके जाइएगा। आगे हम बात करें क्लस्टर को लेके। बेसिकली क्लस्टर का मतलब होता है विषयों का पुलिंदा, यानी कि सब्जेक्ट बंडल्स, यानी कि विषय बंडल विधि इसको कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो भी कई विषय जो है आपस में गुथे होते हैं, यानी कि गुच्छे के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसमें जब किसी एक प्रक्रिया या तत्व में के अध्ययन हेतु विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ एक साथ यहाँ पे मिलजुल कर काम करते हैं, तब यहाँ पे उसको क्लस्टर विधि कहते हैं। जैसे समुद्र विज्ञान, भूविज्ञान, जापानी विद्या, चीनी विद्या, भारतीय संगीत, भारतीय विद्या, से इंडोलॉजी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एग्लोमरेशंस की बात करें, पहले आंशिक समावेशन इस विधि के नाम से इसको जाना जाता था, जिसमें इस तरह विषय निर्माण पद्धति में कई मुख्य विषय आपस में जुड़कर वृहद स्वरूप में एक विषय का निर्माण करते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक विषयों को आपस में जोड़ा जाता है और उसके बाद में इस विधि का निर्माण किया जाता है। जैसे सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट मेथड्स की बात करते हैं, लैमिनेशन, जिसे पटलीकरण हिंदी में कहते हैं। बेसिकली इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पटलीकरण फर्स्ट, पटलीकरण सेकंड। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन में इसका मतलब यहाँ पे लैमिनी होता है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हिंदी में इसको परतों में बांटना, संयुक्त विषयों का निर्माण करना लैमिनेशन विधि का एक एग्जाम्पल्स है। पटलीकरण फर्स्ट की हम बात करें, जिसमें एक या अधिक एकल्स को किसी मुख्य विषय के साथ में परदर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, हरियाणा में गेहूँ की खेती, तो हमारे पास में जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो आपका पास में कृषि है, और उसके बाद प्रद्दर की बात करें जिसमें गेहूं, हरियाणा खेती, ये उसके आइसोलेट्स हो गए। इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक एकल्स को मुख्य वर्ग किसी भी प्राथमिक विषय के साथ मिलकर यहाँ पे यौगिक विषय बनाते हैं, जिसमें ग्रामीण युवा, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। यांत्रिकी कॉलेज, पुस्तकालय। आगे हम चलते हैं लूज असेंबलीज के बारे में, जो कि इसको भी अपन ने 3 भागों में बांटा है। 2 या 2 से अधिक विषयों या एकलों के संबंधों का आपस में अध्ययन करना बेसिकली लूज असेंबलीज कहलाता है। इसका जो सबसे पहले जो है वो श्री रंगनाथन के द्वारा 1950 में दी गई थी। 1971 में इसको 3 भागों में बांटा गया, जिसमें लूज असेंबलीज फर्स्ट, लूज असेंबलीज सेकंड, लूज असेंबलीज थर्ड। सबसे पहले बात कर लेते हैं लूज असेंबलीज फर्स्ट क्या होता है। जब हम एक विषय का दूसरे विषय अथवा जो विषय के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं, या 2 या 2 से अधिक विषय का यहाँ पे पारस्परिक संबंध यहाँ पे उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे अपन यहाँ पे कहते हैं लूज असेंबलीज फर्स्ट, यानी कि इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन भी इसको कहते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें, जिसमें कृषि, अर्थशास्त्र अपने आप में 2 अलग विषय हैं, इन दोनों को बारे में अपन अध्ययन करना। समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, एक दोनों अलग अलग विषय हैं, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगर बात करें इनके बारे में, तो ये भी आप मत पढ़ना, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने तो सिंपल इसको डाल दिया है। लूज असेंबलीज सेकंड की बात करें, एक ही विषय के एक ही पक्ष के फैसेट से 2 या 2 से अधिक एकल्स में बढ़ जाना समान रूप से, उसे अपन यहाँ पे लूज असेंबलीज सेकंड कहते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कोई भी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट तो एक ही है, उसको हमने 2 या 2 से अधिक पक्ष में बांट दिया, और उन पक्ष को जो है हम यहाँ पे लूज असेंबलीज सेकंड में रखते हैं, जो कि बेसिकली अगर बात करें तो इसके अंदर हम कहते हैं कि इंटरफेसेट्स फेज रिलेशन, यानी कि अंतरपक्ष दशा संबंध इसको कहा जाता है। जैसे निराला और सुमन, इनका आप देख सकते हो। जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तो धर्म अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट है, और उसके जो एकल्स हैं, जैन है, बौद्ध है, ये जो हैं उसके एकल्स हैं। तो विषय को फेसेट्स में और फेसेट्स को आइसोलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना यहाँ पे जो है लूज असेंबलीज सेकंड कहलाता है। लूज असेंबलीज थर्ड की हम बात करें, जिसमें जब किसी एक विषय को एक पक्ष को उसके एकलों को परत दर परत बांट दिया जाता है, यानी कि हमारे पास में विषय एक ही है और हमारे पास में यहाँ देखें विषय एक ही है, एक ही पक्ष है, लेकिन उस पक्ष को हमने एकल यानी कि इसको परत दर परत बांट दिया। तो आप देख सकते हो एक पक्ष के पंक्तिबंध एकलों के परस्पर संबंध को दर्शाया जाता है। यह संबंध एक पंक्ति के 2 उप एकलों के मध्य यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि वर्गीकरण शब्दावली में इसे रखा जाता है। बेसिकली इसको इंट्रा एरे फेज रिलेशंस के नाम से जाना जाता है। कुछ एग्जांपल्स की अपन बात कर लेते हैं। पुरुष और महिला इसके एग्जांपल्स हैं। ग्रामीण और शहरी, विश्वविद्यालय पुस्तकालय और अनुसंधान पुस्तकालय, डीडीसी और जो सीसी हैं उनके बीच में अंतर जो है बेसिकली इसी के एग्जांपल्स हैं। तो ये देख सकते हो हमारे पास में ये टॉपिक्स था। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे मैपिंग ऑफ यूओके करके,
यानी कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की किस प्रकार से आप लोग उसका मैपिंग करेंगे, चित्रण करेंगे और ज्ञान जगत को किस प्रकार से चित्रण की सहायता से अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। इसके अंदर हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जिसको अपन को बिल्कुल याद करना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर बेसिकली हम बात करें इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में, तो ज्ञान सदैव वर्धनशील, परिवर्तनशील, नवीन रूप में यहाँ पे पाया जाता है, जिसे नए नए विषयों में उत्पन्न करना, पुराने विषयों की संरचना में परिवर्तन करना इत्यादि प्रकार का ये जो है आपका ज्ञान कहलाता है। जिसमें हम इसके अंदर जो पढ़ते हैं वो हायरार्की यानी कि पद अनुक्रम जो टेक्निक्स है, तो संरचना का एकमात्र स्वरूप है। यानी कि हमारे पास में जो भी संरचना होती है, जो भी स्ट्रक्चर होती है, वो हायरार्की टाइप्स में होती है, यानी एक के बाद में एक, एक के बाद में एक। जैसे हमने देखा कि सबसे पहले हमारे माइंड में विचार आया, विचार आने के बाद में उस विचार का संगठित रूप जो है वो ज्ञान बना, और उस ज्ञान के रूप में जो हमारे पास में व्यवस्थित और उसको संगठित कर दिया गया, तो वो अपने आप में एक विषय बन गया। और उस विषय को हमने अलग अलग भागों में अलग अलग विधियों के द्वारा जो है उसको आगे पढ़ा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये जो एक हायरार्की मेथड्स है जिसमें एक के बाद में एक, एक के बाद में एक, ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, आगे बात करें नवीन ज्ञान की उत्पत्ति के साथ साथ तत्कालीन विषय की स्थिति तथा उसमें महत्व की भी गंभीरता का निरंतर परिवर्तन होता रहता है। यानी कोई भी विषय आप लोग बनाते हैं तो उस विषय में लगातार कोई ना कोई परिवर्तन और कोई ना कोई उसमें चेंजेस जो है आपको समय के अनुसार देखने को मिलता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो समय के अनुरूप यहाँ पे बदलती रहती हैं। कुछ विषय में जो है कुछ चीज़ें हटा दी जाती हैं, कुछ चीज़ें उसमें नई जोड़ दी जाती हैं, ताकि उस विषय का जो यूनिवर्सली जो है उसका सिद्ध जो है साबित हो सके। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, श्री रंगनाथन के द्वारा 19वीं शताब्दी में साहित्य के वर्गीकरण हेतु डीडीसी सर्वोत्तम यहाँ पे विधि मानी गई थी। हालांकि डीडीसी, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि डीडीसी काफ़ी परफेक्ट मेथड है 19वीं शताब्दी का। सभी विषयों के वर्गीकरण, उसकी क्लासिफिकेशन करने में जो है टेक्निक्स है वो डीडीसी का यहाँ पे यूज़ किया जाता था। आगे हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैपिंग द यूओ के, ज्ञान जगत के चित्रण के कुछ सिद्धांत है, उसके बारे में वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में DW लैग्रेंजी का सिद्धांत जो है, जो कि 1925 से 2001 के बीच में इन्होंने दिए थे। इन्होंने बोला कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को आप 4 सिद्धांतों के माध्यम से बांट सकते हैं, यानी 4 सिद्धांतों की सहायता से आप लोग अपने यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर हम उन 4 सिद्धांतों की बात करें, जिसमें सबसे पहला वैचारिक सिद्धांत था जिसे आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल कहते हैं, दूसरा सामाजिक प्रयोजन का सिद्धांत था जिसे प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पस कहते हैं, नेक्स्ट तीसरा जो था वो वैज्ञानिक अनुक्रम का सिद्धांत था जिसे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक ऑर्डर कहते हैं, और नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास में था अनुशासनात्मक का सिद्धांत जिसे अपन प्रिंसिपल ऑफ द अरेंजमेंट बाय डिसिप्लिन कहते हैं। तो ये 4 सिद्धांत जो थे वो हमारे पास में किसी भी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को उसके चित्रण के सिद्धांत के आधार पर बांटा जा सकता है, जिसे सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में पुस्तकालय अध्यक्ष जो थे जिसे हम DW लैग्रेंजी कहते हैं, और इन्होंने 1925 से लेके 2001 के बीच में 4 भागों पे यानी 4 सिद्धांतों को यहाँ पे बांटा। अब हम बात करते हैं एक एक सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं वैचारिक सिद्धांत जिसे अपन इंग्लिश में आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल कहते हैं। बेसिकली ये सिद्धांत जो है हमारे विचारधारा, हमारे विशिष्ट चिंतन के ऊपर आधारित होता है। जो भी हमारे माइंड में विचार आते हैं, कुछ सब्जेक्ट के बारे में चिंता करते हैं, या फिर कुछ यहाँ पे हमारे माइंड्स में कोई नए रूपी जो विचार होते हैं उसके आधार पे, यानी कि हमारे कंप्लीटली विचारधारा के ऊपर ये डिपेंड होता है, जो कि हम यहाँ पे स्पेसिफिक आइडियोलॉजी भी इसको कह सकते हो। ये जो टर्म्स है वो रूसी वर्गीकरण जो पद्धति है BBK, जिसे अपन लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन कहते हैं, उसके नवीनतम उदाहरण यहाँ पे देखे जा सकते हैं। कुछ वैचारिक सिद्धांतों की बात करें जिसमें मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को ज्ञान जगत का केंद्र भी माना गया है। हालांकि कुछ सीमा तक प्रत्येक पद्धति किसी न किसी विचारधारा पे आधारित होती ही है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड जिसे सामाजिक प्रयोजन का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पस कहते हैं। बेसिकली इसका जो यूज है, इसकी जो डेफिनेशन में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है कि इंटेलेक्चुअल मेथड इसको कहते हैं, जिसे अपन बौद्धिक पद्धति भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास में 4 श्रेणियों में कोई भी विषय को अच्छी से आप बांट सकते हो, अपने ज्ञान को बांट सकते हो। सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है, इन भागों में किसी भी आप अपने ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ऐसा जो है वो सामाजिक प्रयोजन सिद्धांत का कहना है। नेक्स्ट हम बात करें वैज्ञानिक अनुक्रम का सिद्धांत जिसे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक ऑर्डर इंग्लिश में कहते हैं। हालांकि इस प्रिंसिपल्स की बात करें तो इसमें नेचुरल और एंड लॉजिकल सीक्वेंस के रूप में किसी भी ज्ञान को आप बांट सकते हो, यानी कि विषय के कुछ प्राकृतिक और तर्कसंगत क्रम में ये आधारित होता है।
हालांकि इसको सबसे पहले जो है वो फर्स्ट E.C. रिचर्डसन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल जो कि 1901 में इनके द्वारा लिखी गई थी, इसके अंदर ये लिखा गया था कि आप अपने विषय को नेचुरल लॉजिकल सीक्वेंस के आधार पर बांट सकते हो। ध्यान रहे क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल बुक्स जो है 1901 में E.C. रिचर्डसन के द्वारा लिखी गई थी जो कि वैज्ञानिक अनुक्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। C.A. कटर जो है मुख्य वर्गों के विकास क्रम का अपने एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो कि 1891 में ये बुक्स लिखी गई थी इसके ऊपर आधारित मानते हैं। हालांकि इनका मानना है कि प्रकृति में चीज़ों का एक क्रम होता है, अतः वो क्रम जो है ज्ञान के व्यवस्थापन में भी यहाँ पे परिलक्षित होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे कुछ और भी साइंटिफिक जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। J.D. ब्राउनी जो है 1162 से 1914 के बीच में सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो कि 1906 में ये बुक्स इनके द्वारा लिखी गई थी। H.E. ब्लिस की बात करें जो कि 1870 से लेके 1955 के बीच में इन्होंने बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन नाम करके यहाँ पे जो है टेक्निक्स दी। हालांकि ये 1935 में इस बुक्स में लिखा गया था। लाइब्रेरी ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि वर्ग विन्यास इसी सिद्धांत पर आधारित माने जाते हैं। हालांकि ये H.E. ब्लिस के द्वारा कहा गया था। DDC और CC जो है अपने आप में जैसे इनके अंदर बॉटनी और जूलॉजी जो हैं वो टैक्सानोमिक्स के क्रम में यहाँ पे पाए जाते हैं। आप ये भी याद रखें कि DDC और CC के अंदर जो विषय जो हैं जिसमें बॉटनी है जूलॉजी है वो आपस में किस क्रम में आपको देखने को मिलते हैं, तो ये वर्गीकीय यानी कि टैक्सानोमिक जो है उस क्रम में देखने को मिलते हैं। इस सिद्धांत के पूर्ण नीतिहार्थ को खोजने का काम यहाँ पे क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप यानी CRG जो कि 1955 में लंदन में इसकी खोज की गई थी, इसके द्वारा ये जो है विकास क्रम के सिद्धांत को खोजा गया था। विकास क्रम के सिद्धांत को JEL फेराडिन जो कि 1906 से लेके 1989 के बीच में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटिव लेवल्स में अत्यंत गहन अध्ययन इसके ऊपर किया था। आपको ध्यान रखना है JEL फेराडिन के द्वारा थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटिव लेवल्स जो है वो लिखी गई थी। लास्ट हमारे पास में जो सिद्धांत है जिसे अपन अनुशासनात्मक सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट बाय डिसिप्लिन, मेलविल डेवी के द्वारा 1851 और 31 के बीच में ये सिद्धांत दिया गया था। इनके द्वारा कहा गया था कि ज्ञान को अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे विभाजित करना काफ़ी महत्वपूर्ण एक योजना है जिसमें आप उपयोगकर्ता की आवश्यकता हो, साथ ही सूचना पुनः प्राप्ति की जो समस्या है उनको बेहतर आप बना सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट प्रतिपादन जो है इसका फ्रांसिस बेकन के द्वारा डिसिप्लिन्ड जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे दिया गया था। इनकी बुक्स जो है फ्रांसिस बेकन की एडवांसमेंट ऑफ द लर्निंग जो कि 1605 में इनके द्वारा लिखी गई थी, इसके अंदर यहाँ पे अनुशासनात्मक सिद्धांत की बात यहाँ पे जिक्र किया गया है। कुछ सामान्य पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं जो कि ज्ञान जगत के चित्रण में काफ़ी हेल्पफुल है। तो हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन अपन कर लेते हैं जो टॉपिक्स अपने पढ़े हैं। बेसिकली हमने पढ़ा है कि 1605 में फ्रांसिस बेकन के द्वारा बुक्स लिखी गई थी जिसका नाम एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग था। नेक्स्ट हमारे पास में 1891 में C.A. कटर के द्वारा बुक्स लिखी गई थी जिसका नाम जो है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन था। 1901 में E.C. रिचर्डसन के द्वारा जो बुक्स लिखी गई थी उसका नाम क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल्स था। 1906 में J.D. ब्राउनी के द्वारा जो बुक्स लिखी गई थी उसका नाम जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन था। और 1906 में एक और यहाँ पे JEL फेराडिन के द्वारा जो बुक्स लिखी गई थी उसका नाम थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटिव लेवल था। 1935 में H.E. ब्लिस के द्वारा जो बुक्स लिखी गई थी उसका नाम बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो मैंने ईयर्स ऑफ क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको सेट कर दिया है। 1605 से लेके 1935 के बीच में जिन जिन वैज्ञानिकों ने जो बुक्स का यहाँ पे लिखी है जो इन प्रिंसिपल्स पे, तो उसका मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्ट क्विक रिविजन के रूप में दे दिया है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। आगे हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की जिसमें हम बात करेंगे मैपिंग ऑफ UOK इन कॉलम क्लासिफिकेशन। बेसिकली हम बात करने वाले हैं द्विबिंदु वर्गीकरण के ज्ञान जगत का रेखांकन चित्रण, यानी CC के अंदर किस प्रकार से आप मैपिंग करेंगे और उस मैपिंग के आधार पे आप यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को बांटेंगे। सबसे पहले श्री रंगनाथन के द्वारा 1892 से लेकर 1972 के बीच में जो है कॉलम क्लासिफिकेशंस की भी यहाँ पे खोज की गई थी। हालांकि कॉलम क्लासिफिकेशंस को फुली फ्रीली फैसिलिटेड यानी कि पूर्णतः मुफ्त पक्षात्मक सिद्धांत के ऊपर आधारित माना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके जाइएगा कि CC किसके ऊपर बेस्ड है। तो ये फुली फ्रीली फैसिलिटेड जो टेक्निक्स है उसके ऊपर ये डिपेंड होती हैं। मुख्य वर्गों साथ ही वर्गों के पक्षों को क्रम में विशेष ध्यान यहाँ पे रखा जाता है जिसके लिए अनुक्रम वर्गीकरण का सार यानी इसेंस ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर ये बेस्ड है, जो कि मुख्य वर्गों को फैसेट्स में डिवाइड करता है और इसमें मुख्य वर्गों को के क्रम में त्रिभुज के रूप में यहाँ पे इसको दर्शाया जाता है। उसके बाद रोमन कैपिटल्स का उपयोग किया जाता है, यानी कि सभी जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स ही लिए जाएंगे, इसमें छोटे नहीं लिए जाएंगे।
पहले चरण की बात करें जो कि ए से लेके एम तक जो है वो साइंस को रखा गया है। सेकंड चरण में एन से एस जिसमें ह्यूमैनिटीज़ को रखा गया है। और तीसरे चरण में जो कि लास्ट है टी से लेके जेड यानी कि सोशल साइंस को इसमें रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास में एक त्रिभुज है जिसको मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बात की। इस त्रिभुज में हमने जो बात की है वो पहले चरण में ए से लेके यानी ए आप देख पा रहे हैं साइंस है, और ए से लेके जो हमारे पास में एम है, यहाँ पे आप एम देख पा रहे हैं, इनके इस पूरे पार्ट्स को जो है वो साइंस में बांटा गया है। उसके बाद में हमारे पास में सेकेंड जो चरण है उसमें एन से लेके एस के बीच में, यानी एन ये आप देख पा रहे हैं और एस की बात करें तो ये देख पा रहे हैं, तो इसके बीच में जो भी बांटा गया है वो ह्यूमैनिटीज़ में बांटा गया है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो चित्रण है वो टी से लेके जेड के बीच में जो किया गया है उसे अपन सोशल साइंस में इस चरण को बांटा है। अगर हम बात करें जो एम और एन के बीच में दोनों का पार्टीशन यानी कि अलग अलग करने का जो काम करता है वो हमारे पास में डेल्टा साइन है, जिसे त्रिभुज से डिनोट किया गया है। इसका मतलब मेजेस्टिक एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। तो इसके बारे में भी चर्चा अपन आगे करेंगे। बेसिकली आप देख पा रहे हैं जो स्मॉल जेड है, स्मॉल जेड यहाँ पे जनरलिया को जो है वो यहाँ पे प्रदर्शित करता है। एक जो है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को, दो जो है लाइब्रेरी साइंस को। मैं बात कर रहा हूँ सीसी के अंदर जो किस प्रकार से अपन यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एग्जाम्स में डायरेक्ट यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस सब्जेक्ट को डिनोट करता है और किस प्रकार से वो डिनोट करता है। और हमारे पास में जो भी अल्फ़ाबेट्स रहेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सीसी, डीडीसी, यूडीसी के लिए आपको याद करना होगा। बाकी टेक्निक्स की आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, आपके लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सीसी, डीडीसी, यूडीसी तीनों के लिए आपको जो ये टेक्निक्स हैं, जो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, वो आपको रटने ही होंगे। तो सेकंड हमारे पास में 2 नंबर जो है वो लाइब्रेरी साइंस को डिनोट करता है सीसी के अंदर, और 3 जो है वो बुक साइंस को डिनोट करता है, 4 जो है जर्नलिज्म को डिनोट करता है। उसके बाद में ए जो है नेचुरल साइंस को, और उसके बाद में एजेड जो है वो मैथमेटिकल साइंस को, बी जो है मैथमेटिक्स को, बी जेड जो है फिजिकल साइंस को, सी जो है फिजिक्स को जिसे सीपी अपन कहते हैं, सीपी शॉर्टकट में आप याद कर सकते हो। और डीई की बात करें जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि आप हमारे पास में डी जो है इंजीनियरिंग को डिनोट करता है, ई जो है ईसी ठीक है, ईसी मतलब ई जो है केमिस्ट्री को डिनोट करता है, एफ टी मतलब जो हमारे पास में एफ है वो हमारा टेक्नोलॉजी को डिनोट करता है, जीबी मतलब जी जो है वो बायोलॉजी को डिनोट करता है, एच जी यानी कि एच जो है जियोलॉजी को डिनोट करता है। उसके बाद में एच एक्स जो है वो माइनिंग को डिनोट करता है, आई बॉटनी को, आई बी ठीक है, आई बी आप याद कर सकते हो, आई बी मतलब आई बॉटनी को डिनोट कर रहा है। एजे मतलब जे मतलब जे जो है वो एग्रीकल्चर को डिनोट करता है, काजू यानी कि के जो है जूलॉजी को डिनोट करता है। उसके बाद में के एक्स जो है एनिमल हस्बेंड्री को डिनोट करता है, एल एम जो है एल मतलब मेडिसिन्स को डिनोट करता है, एल एक्स जो है वो हमारे पास में फार्माकोगनसी को डिनोट करता है, एम जो है यूजफुल आर्ट्स को डिनोट करता है, और डेल्टा जो है वो स्पिरिचुअल एंड एक्सपीरियंस मेजेस्टिक को डिनोट करता है। उसके बाद में एनएक्स की बात करें जो लिटरेचर लैंग्वेज को डिनोट करता है, ओ जो है ओएल लिटरेचर को, पी जो है लिंग्विस्टिक को, क्यू जो है रिलीजियंस को, क्यूआर कोड ठीक है। उसके बाद में आर जो है फिलॉसफी को, एस जो है साइकोलॉजी को, एस एक्स जो है हमारे पास में सोशल साइंस को डिनोट करता है। ध्यान रहे सभी कैपिटल होंगे, ए से लेके जेड जो भी है हमारे पास में कैपिटल ही यहाँ पे लेटर होंगे। टी जो है एजुकेशन को डिनोट करता है, यूजी अंडर ग्रेजुएट यानी कि हमारे पास में इसको शॉर्ट में आप यूजी कह सकते हो, जिससे अपन यहाँ पे यू जो है जियोग्राफी को डिनोट करता है। वी फॉर विक्ट्री मतलब वी फॉर हिस्ट्री आप कह सकते हो। और डब्ल्यू मतलब पॉलिटिकल साइंस, डब्ल्यू जो है पॉलिटिकल साइंस को डिनोट करता है सीसी में। और एक्स जो है एक्स इकोनॉमिक्स को डिनोट करता है, वाई जो है सोशियोलॉजी को डिनोट करता है, वाई एक्स जो है सोशल वर्क को डिनोट करता है, और जेड जो है लॉ को डिनोट करता है। तो ये सभी जो अल्फ़ाबेट्स है किसी ना किसी जो हमारे पास में जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जरूर जाएगा। जिस प्रकार से हमने देखा कि श्री रंगनाथन के अनुसार विकास के क्रम के अस्तित्व में फर्स्ट साइंस को बांटा जो कि हमारे पास में ए से लेके एम तक था। उसके बाद में हमने ह्यूमैनिटीज़ को बांटा जो कि हमारे पास में एन से लेके उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ को बांटा, और उसके बाद तीसरे को सोशल साइंस में बांटा। तो ये 3 भागों में 3 चरणों में इसका जो है चित्रण यहाँ पे सीसी का आपने किया है।
श्री रंगनाथन ने ऑगस्ट कॉम्टे जो कि 1798 से लेकर 1857 के बीच में सर्वप्रथम सिद्धांत एवं व्यवहार के प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रयोग किया था। ध्यान रहे, श्री रंगनाथन ने ऑगस्ट कॉम्टे ने सबसे पहले यहाँ पे सिद्धांत और व्यवहार का प्रत्यावर्तन किया था। उसके बाद में डेल्टा के कुछ यहाँ पे नियम्स हैं, उसको अपन देख लेते हैं। इसके बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, जो हमारे पे डेल्टा है जिसे अपन त्रिभुज से डिनोट कर रहे हैं, त्रिभुज के शीर्ष भाग पे मिलता है, यानी आपके पास त्रिभुज जो बनाते हो इसके शीर्ष भाग पे आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद में विज्ञान और मानविकी को अलग करने का भी काम करता है। इधर आपने देखा साइंस होती है, इधर आपने देखा ह्यूमैनिटीज होती है, तो दोनों के यहाँ पे बीच में पुल का यहाँ पे काम करता है, दोनों को जोड़ने का एक काम करता है। उसके बाद श्री रंगनाथन का मानना है कि रहस्यवादी आध्यात्मिक ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान का स्रोत भी इसको माना जाता है। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान को भारत वर्ष में ईश्वर एवं आत्मा को सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे सीसी में डेल्टा को भी काफ़ी सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखा है। आगे हम बात करेंगे मैपिंग इन डीडीसी के अंदर। डीडीसी में किस प्रकार से आप लोग मैपिंग करेंगे। सबसे पहले कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। मेलविल डेवी के द्वारा वर्गीकरण का आधार जो है दिया गया था। हालांकि इन्होंने W.T. हैरिस जो कि 1835 से 1909 के बीच में इस प्रतिपादन बेकन के व्युत्क्रम विषय क्रम के आधार पर था। हालांकि श्री रंगनाथन ने 19वीं शताब्दी में साहित्य के वर्गीकरण हेतु सर्वोत्तम जो पद्धति है वो डीडीसी को माना था 19वीं शताब्दी में। इसमें ज्ञान को पहले अनुशासनानुसार विभाजित किया। उसके बाद में डीडीसी जो है W.T. हैरिस की वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। हालांकि W.T. जो हैरिस की पद्धति है वो फ्रांसिस बेकन के वर्गीकरण के जो सिद्धांत है फिलॉसफी ऑफ क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल है उसके ऊपर यहाँ पे आधारित मानी जाती है। ध्यान रहे, जो डीडीसी पद्धति है वो W.T. हैरिस की वर्गीकरण पद्धति पे बेस्ड है, जो कि फ्रांसिस बेकन के वर्गीकरण फिलॉसफी पे भी है डिपेंड मानी जाती है। ज्ञान जगत को 10 भागों में बांटा जाता है, पुनः उसको 10 भागों में बांटा जाता है, पुनः उसको 10 भागों में बांटा जाता है। इसे अपन यहाँ पे डीडीसी कहते हैं। डीडीसी बेसिकली यहाँ पे 3 संप्रेक्षक यानी कि समरीज में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहली समरी हम पढ़ेंगे जो कि 10 मुख्य वर्गों में यानी मेन क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया। सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे 100 भाग यानी कि डिविजन्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। थर्ड हम पढ़ेंगे यहाँ पे 1000 अनुभाग यानी कि सेक्शन में डिवाइड किया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि डीडीसी का जो समरी अपन कर रहे हैं वो बेसिकली मेन क्लास और उसके बाद में हमारे पास में डिवीजन और उसके बाद में हमारे पास सेक्शन। तो इस प्रकार से हम किसी भी डीडीसी की समरीज को 3 भागों में बांट सकते हैं। आगे बात करें, बेसिकली डीडीसी जो है वो हायरार्की डीडीसी पद्धति पर यहाँ पे बेस्ड है, जो कि अपन पहले बात कर चुके हैं। सबसे पहले समरीज को बात करेंगे जो कि 10 मेन क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये हमारे पास में डीडीसी के जो 10 क्लासेस हैं वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिसे मेन क्लास कहते हैं। बेसिकली ये जो क्लास है 0 0 0 3 डिजिट्स यहाँ पे ली जाती है, 1 2 3, तो 3 डिजिट्स ये लेना आपको अनिवार्य होगा। उसके बाद में 100, उसके बाद में 200, फिर आप देख सकते हो 300, फिर आप देख सकते हो 400, फिर आप 500, इस प्रकार से ले सकते हैं। और इसको याद करने का तरीका एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, जिसे अपन GPRS ठीक है, ये शॉर्टकट है GPRS लपटा LH, GPRS लपटा LS, ठीक है, LH, ठीक है, GPRS लपटा LH, ठीक है, GPRS लपटा LH। अब अपन ये टेक्निक्स को यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए पहले हम बात कर रहे हैं जो डीडीसी है उसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 3 डिजिट्स में, जिसे 0 0 0 ले रहे हैं। पहला हम 100 ले रहे हैं, फिर हम 200 ले रहे हैं, फिर हम 300 ले रहे हैं, फिर हम 400 ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हम ले रहे हैं 500, ये हम ले रहे हैं। उसके बाद 600 ले रहे हैं, उसके बाद हम 900 तक ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको बात की थी GPRS तक ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था लपटा LPTA और उसके बाद मैंने बोला था LH यानी कि LH, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं GPRS के अंदर सबसे पहले कॉलम्स को 0 0 0 को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल वर्क्स, यानी G मतलब जनरल वर्क, तो आप लिखेंगे 0 0 0 को जनरल वर्क्स के विषय में बांटा है। उसके बाद नेक्स्ट है P, तो P को अपन यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे 100 को, यानी कि हमारे पास फिलॉसफी और साइकोलॉजी। R मतलब रिलीजियंस, यानी 200 रिलीजियंस को डिनोट करेगा। S मतलब हमारे पास में जो रहेगा वो सोशल साइंस रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं GPRS LPTA लपटा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं L मतलब यहाँ जो 400 है वो यहाँ पे लैंग्वेज को डिनोट करेगा। 500 जो है हमारे पास में वो डिनोट करेगा प्योर साइंस को। और उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे आएंगे 600, 700, 800 और 900। तो हमारी टेक्निक थी GPRS LPTA
ठीक है, GPRS लपटा। तो जी मतलब हमारे पास में हो गया जनरल वर्क्स हो गया, पी मतलब हमारे पास में फिलॉसफी हो गया था, आर मतलब रिलीजियंस हो गया, एस मतलब सोशल साइंस हो गया था, एल मतलब लैंग्वेज हो गया था, पी मतलब हमारे पास में प्योर साइंस हो गया था, टी मतलब हमारे पास में टेक्नोलॉजी हो गया था, ए मतलब हमारे पास में आर्ट एंड रिक्रिएशन जिसकी अपन बात कर रहे थे, ये हमारे पास में एक मिनट, टी मतलब इसको अपन ने लिखा था, टी 600 को डिनोट कर रहा है, टी मतलब टेक्नोलॉजी, और 700 मतलब हमारे पास में हो गया आर्ट एंड रिक्रिएशन जो कि ए को डिनोट कर रहा है, और एल मतलब हमारे पास में हो गया लिटरेचर जिसे 800 को डिनोट कर रहा है, और 900 हमारे पास में लास्ट हमारे पास में हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये हमारे पास में हो गया H4 हिस्ट्री जो कि 900 को डिनोट कर रहा है। तो इस प्रकार से आप किसी भी समरीज की DDC समरीज को फर्स्ट जो मेन क्लासेस हैं उसको अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप ये टेक्निक्स आपको याद हुई होगी। आप कोई और भी मेथड्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने शॉर्टकट में GPRS लपटा LH के नाम से इसको याद कर रखा है। वापस से रिपीट कर देता हूँ, GPRS GPRS लपटा और हमारे पास LH। इसको अपन ने 100 में बांटा है। P मतलब हमारे पास में होता है फिलॉसफी जिसको 00, इसको हमने 100 में बांटा है। R मतलब रिलीजियंस यानी 200, S मतलब हमारे पास में हो गया सोशल साइंस यानी कि हमारे पास में 300, L मतलब हमारे पास लैंग्वेज यानी कि 400, P मतलब प्योर साइंस यानी कि 500, T मतलब टेक्नोलॉजी यानी कि 600, A मतलब आर्ट एंड जो रिक्रिएशंस होता है उसको अपन 700 में बांटा है, L मतलब हमारे पास में हो गया लिटरेचर जिसे अपन 800 कहते हैं, 800 में बांटा। उसके बाद हमारे पास H मतलब हिस्ट्री जिसे अपन ने 900 डिनोट किया। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो है जो DDC के अंदर किस प्रकार से आप विषय का जो है डिस्ट्रीब्यूट चित्रण करेंगे वो मैंने आपको शॉर्टकट कीज में बता दिया, GPRS लपटा LH। ठीक है, वह काफ़ी इजी टेक्निक्स हैं, आप इसको इस टेक्निक से याद कर सकते हैं। यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। वैसे तो आप इसको रटेंगे, आई होप वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट समरीज, सेकंड समरीज को लेके। देखिए बेसिकली सेकंड समरीज हमारे पास में 100 जो है डिवीजन्स में डिवाइड की गई है। तो इसको अपन बात करते हैं सबसे पहले 100 डिवीजन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें तो 00 हमने वैसे बात कर ली है, जनरल वर्क्स को, जनरल जो कार्य है उसको अपन ने डिनोट किया जिसे अपन GPRS लपटा इसको भी डिनोट करेंगे। उसके बाद में 100 में हमने वापस से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे 0 0 0 अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद 0 अब यहाँ पे स्टार्ट होंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो इस प्रकार से हमारे पास में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 90। उसके बाद में 90 के बाद में क्या आएगा, 100 आएगा ना। तो 100 किसको डिनोट कर रहा था, जैसे आपने बोला GP है ना, GPRS जो P मतलब फिलॉसफी, तो ये 100 आ गया ना वापस से। अब 100 को वापस से अपन उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसे अपन डिवीजन कहते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो अपन ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसको 0 0 को यहाँ पे वापस से मेन क्लास में डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया डिविजन्स में, जिसे अपन 0 0 उसके बाद 0 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 90 और हमारे पास में लास्ट 100। उसके बाद में 100 को मैंने क्या बोला था, जैसे अपन ने बोला कि फिलॉसफी कहा था सर आपने, ठीक है। तो यहाँ पे 100 हो गया फिलॉसफी। 100 को वापस से अपन 10 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप देखें 100 को करेंगे तो 110 110 120, ठीक है, 130 140 150 160 170 180 190। तो वापस से हमारे पास में क्या है 100 को मैंने आपको क्या बोला था GPR, ठीक है, R मतलब रिलीजियंस यानी कि हमारे पास में ये रिलीजियंस हो गया। ठीक है, तो इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब 200 को वापस से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10 पार्ट्स में। तो 210 210 220 220 230 240 250 260 270 280 290 300। ठीक है, वापस से 300 किसको डिनोट करता है GPRS यानी कि सोशल साइंस, यानी इसको 300 को सोशल साइंस लिख दें। वापस से 300 को यहाँ पे 10 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 310 320 330 340 350 360 370 380 390, वापस से 400। उसके बाद में हमारे पास में ये 400 आ गया, लैंग्वेज आ गया। फिर अपने वापस 500 ये आपका प्योर साइंस आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में 600 ये आपका देखो टेक्नोलॉजी आ गया। उसके बाद 700 देखिए हमारे पास में आर्ट एंड क्रिएशंस रिक्रिएशंस आ गया। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे 800 ये आपका लिटरेचर आ गया। उसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट 900 जो था हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये हमारे पास में हिस्ट्री आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो DDC है उसके मेन और डिविजन्स यानी उप भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। लास्ट इसकी तीसरी समरी बची है जिसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो डिविजन्स में जो इंपॉर्टेंट है आपको जो याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट वो कौन कौन से रखने हैं। देखिए सेकंड डिविजन्स में सेकंड समरी में सबसे पहले आपको याद रखना है 0 20।
0-20 जो है वो यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को ये डिनोट करता है। इसके अंदर 40 जो है ये हमारे पास में एम्प्टी रखा गया है, इसमें कोई भी जो है सब्जेक्ट को डिसाइड नहीं किया गया, यानी डिनोट नहीं किया गया, ध्यान रखना डीडीसी में। उसके बाद में आपको याद रखना है 150 जो कि फिलॉसफी को डिनोट करता है। उसके बाद में हमारे पास में जो याद रखना है वो आपको याद रखना है 320 जो है, एक मिनट, 320 पॉलिटिकल साइंस को, 330 इकोनॉमिक्स को, 340 लॉ को। देखो वहाँ पे अगर आपने देखा सीसी में तो इसको अपन किससे डिनोट कर रहे थे, अल्फ़ाबेट से ना करके अल्फ़ाबेट से डिनोट कर रहे थे, यानी ABCD इस प्रकार से अपन डिनोट कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है 370 एजुकेशन, वहाँ पे आपने देखा कि TE है ना, जो T जो है एजुकेशन को डिनोट कर रहा था। उसके बाद लैंग्वेज में हमारे पास में 420 जो है इंग्लिश को डिनोट करता है। उसके बाद में हमारे प्योर साइंस के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं 580 590 जो कि जूलॉजी और बॉटनी को डिनोट करता है। टेक्नोलॉजी में हमारे पास में 620 जो है इंजीनियरिंग को डिनोट करता है, और 630 जो है एग्रीकल्चर को डिनोट करता है, 670 जो है मैन्युफैक्चरिंग को डिनोट करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि DSSS में और पिछले KVS और NVS में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो इस समरीज को ना याद करें, लेकिन आपको पहली समरीज जो मेन क्लासेस वाली है उसको तो आपको याद करनी होगी। नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड समरीज की बात करते हैं, तो थर्ड समरीज में हमारे पास में 0 0 0 तो अपन ने जनरल वर्क बोला। अब इसी को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट पहले कैसे कर रहे थे, देखो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, मैं आपको बता देता हूँ। पहले अपने 0 0 100 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, फिर 100 को वापस डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, 110 120। अब अपन वापस से 110 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो कैसे करेंगे, हमारे पास में 0 10 फिर 0 11 फिर 0 12, यानी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इस प्रकार से अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप देख सकते हैं 0 10 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। ये हमारे पास में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी चीज़ नहीं होती है थर्ड समरी, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे मैपिंग चलती है यूडीसी की मैपिंग को लेके हम बात करें, जो कि सबसे पहले इसके बारे में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। बेसिकली जो यूडीसी है वो ऑलमोस्ट फैसिलिटेटेड क्लासिफिकेशन कहलाती है, जिसे अपन लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति भी कहते हैं। बेसिकली ये डीडीसी के ऊपर ही यहाँ पे आधारित है, और उसके बाद में इसकी संरचना सामान्य से विशिष्ट की ओर की जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो संरचना स्ट्रक्चर अपन जो करते हैं उसको सामान्य से विशिष्ट की ओर यहाँ पे अग्रसर होती है। इसके अंदर 10 मुख्य भागों में ही इसको विभाजित किया जाता है। मुख्य वर्ग को विशिष्टता की आवश्यकता की मात्रा के आधार पे ही यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। बेसिकली यूडीसी 2 सहायक सारणियों में बांटी गई है। ऑक्सिलरी टेबल्स है जो कि एक सामान्य है, एक अपने पास में स्पेशल है, तो 2 ऑक्सिलरी टेबल्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यूडीसी में डीडीसी के समान ही यहाँ पे ज्ञान जगत को 10 मुख्य भागों में, साथ ही पुनः वापिस 10 मुख्य भागों में और पुनः 10 भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इसके बाद में यहाँ पे इसको सिंगल डिजिट से डिनोट किया जाता है। जैसा आपने देखा डीडीसी के अंदर हमारे पास में 3 डिजिट्स यहाँ पे ली जाती थी। इसी प्रकार से हमने सीसी में देखा अल्फ़ाबेट आप A से लेके Z के बीच में लिया जाता था, लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे यूडीसी का अपन सिंगल आपको डिजिट देखने को मिलेगी, जो कि 0 से लेके 9 तक है। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछ लिए थे, तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 0 से लेके 9 तक इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। इसके अंदर आपको देखना है कि हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है GPRSLPTALH, सॉरी यहाँ देखो यहाँ पे भी आपको नहीं दिखेगा, एक मिनट में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से देखें GPRSLPTALH, GPRS लपटा, ठीक है, ये यहाँ पे लगेगा। देखिए जी का मतलब उन्होंने वहाँ पे क्या पढ़ा था, वहाँ पे पढ़ा था जनरल वर्क्स को लेके। तो यहाँ पे देखिए जनरलिटीज़ है और जनरल वर्क्स एक ही चीज़ होती है, तो यहाँ पे जनरलिटीज़ आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे अपन को 0 से डिनोट करना है, ठीक है। वहाँ पे अपन 0 0 0 जिससे डिनोट कर रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास P मतलब फिलॉसफी होता है, तो ये देखिए एक पर फिलॉसफी आ रहा है तो इसको 1 से डिनोट करेंगे। उसके बाद में R मतलब रिलीजियस, वहाँ पे 200 था, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। S मतलब हमारे पास सोशल साइंस था, इसको यहाँ पे 3 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ध्यान रखना यहाँ पे चौथा कॉलम जो है इसको अपन ने यहाँ पे खाली रखा है, हालांकि इसको 8 वाले कॉलम्स में मेन वर्ग में इसको जो ट्रांसफर कर दिया गया है वो अपन बाद में बात करेंगे। P मतलब हमारे पास में होता है प्योर साइंस, ये देख लीजिए प्योर साइंस। T मतलब टेक्नोलॉजी, ये देख लीजिएगा यहाँ पे टेक्नोलॉजी।
ए मतलब हमारे पास में होता है अप्लाइड आर्ट एंड रिक्रिएशन, ये देखिएगा आर्ट एंड रिक्रिएशंस। यहाँ पे एल मतलब हमारे पास में क्या होता है लैंग्वेज, ये लो आपका लैंग्वेज, ये लो लिंग्विस्टिक और ये लो लिटरेचर, ठीक है। एच मतलब हमारे पास एच फॉर हिस्ट्री, ये लो आपकी हिस्ट्री, ये लो आपकी ज्योग्राफी। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो भी यहाँ पे यूडीसी के अंदर जो भी हमारे पास में डीडीसी के टेक्निक्स पढ़ी हैं, जो भी हमने सीसी के अंदर टेक्निक्स पढ़ी हैं, किस प्रकार से विषय को चित्रण कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। यार इस वीडियोस में मैंने जितने भी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की जो टेक्निक्स थी जिसको अपन मैपिंग के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, उनको मैंने शॉर्ट एंड स्वीट कीज में आपको देखने की कोशिश की है। क्योंकि अगर आप पूरी चीज़ पढ़ना चाहेंगे तो ये संभव नहीं है कि हर विषय के क्लास को आप याद रख सकें। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट्स आपको पढ़ाने की कोशिश की है, जिसमें सीसी, डीडीसी, यूडीसी कवर कर दिया है। और इसके अंदर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में मैंने जितना भी यहाँ पे आपके सिलेबस में और जितने भी यहाँ पे एग्जाम्स में आपको पढ़ना है उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। दोस्तों एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आपको कहना चाहूँगा कि ये जो नोट्स हैं इसके अंदर काफ़ी जो है मेरे द्वारा जितने भी यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ के जो MCQs बेस्ड हैं वो यहाँ पे उसके बेस्ड पे मैंने यहाँ पे ये जो है नोट्स बनाए हैं। काफ़ी कुछ जो बुक्स हैं, काफ़ी कुछ कोचिंग्स हैं, उससे भी मैंने मटेरियल लिया है जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको कोई भी पर्टिकुलर बुक्स लाइब्रेरी साइंस में इस प्रकार से मैटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको मैटर जो है काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड और काफ़ी जो है जेन्युइन यहाँ पे मिले। तो मैंने खुद ही यहाँ पे नोट्स को लिखा है टॉपर्स की हेल्प से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि इन नोट्स के अलावा आपको किसी भी एग्ज़ाम्स में, लाइब्रेरीज के एग्ज़ाम्स में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियोज़। थैंक यू, धन्यवाद।